हेलो परिंदों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं मॉडल पेपर की जो आपके बोर्ड ने जारी किया है। ठीक, क्या इस मॉडल पेपर कितने 70 नंबर का आपका पेपर होगा और 30 नंबर आपके, ये 70 नंबर का पेपर होगा और 30 नंबर आपको विद्यालय से मिलेंगे। ठीक, प्रैक्टिकल के तौर पे। तो चलिए देखिए, जो हम बताने जा रहे हैं ना, आपका सब पढ़ाया हुआ है, आपको सब मैंने पढ़ाया है। ठीक है, चलिए देखिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक, तो इसमें जब आपको रचनाएं मैंने पढ़ाई थी या कवियों के बारे में बताया था, तो जब आप उस वीडियो को देखे रहेंगे तो आपको जो है जानकारी रहेगी, और नहीं देखेंगे तो क्या जानकारी रहेगी, कुछ नहीं। फिर आप सोचेंगे, तो आपको सोचना नहीं है, दिमाग में, माइंडसेट में आपके बात होनी चाहिए। जैसे कहा, सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा हैं। क्या कह रहा है पहला प्रश्न, पहला क्या है, सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा है। क्या है, क्या ऐसा है, नहीं है। क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तो क्या ये बात सत्य है ना, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। फिर इसके बाद चलिए अगला ख नंबर। ख प्रश्न क्या कह रहा है, रस मीमांसा। क्या कह रहा है, रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। रस मीमांसा एक आलोचना है, आलोचना कृति है, किसकी है। अच्छा, जब आप लोगों को बताया था इसके बारे में, ये रचना मैंने पढ़ाई थी यार। जब रचनाएं आप देखेंगे प्लेलिस्ट में तो रचना बताई गई हैं आपको, इंपॉर्टेंट रचनाएं जो पूछी ही जाती हैं, तो उसमें ये है रस मीमांसा। और किसकी है ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न ग नंबर देखिए। ग नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से, ग नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखिए। अब रचनाएं देखिए, रचनाएं आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोग वीडियो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, बीट चैनल में क्लास 10th हिंदी के नाम से है, उसमें रचनाएं पढ़ाई गई हैं। ठीक, ज़्यादा नहीं है, 15 रचनाएं हैं और उसी में से पूछा जाना है आपको। तो कह रहा है अथाह सागर, आपकी रचना है अथाह सागर। अथाह सागर किसकी रचना है, जयप्रकाश भारती की रचना है। किसकी है, जयप्रकाश भारती, जयप्रकाश भारती की रचना है। फिर आपकी दूसरी रचना है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसकी है, अर्धनारीश्वर है विष्णु प्रभाकर जी की। किसकी है, विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर जी की है। ठीक, फिर आपकी है मेरी असफलताएं। क्या है, मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं किसकी रचना है, बाबू गुलाब राय की। किसकी है, बाबू गुलाब राय। ठीक, और क्या है, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस किसकी है, लहरों की राजहंस है आपकी मोहन राकेश की। किसकी, मोहन राकेश की। ये चीज़ आप लोग लिखते चलिएगा जिसको ना मालूम हो। फिर इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है आपका गेहूं और गुलाब। घ नंबर कह रहा है गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। गेहूं और गुलाब ये भी आपको बताई गई है। गेहूं और गुलाब रामवृक्ष वेनीपुरी की रचना है। किसकी है, रामवृक्ष वेनीपुरी की। देखिए आपको टिक नहीं लगाना है, पूरा ऑप्शन लिख के आपको टिक नहीं करना है। जैसे पूछा जाएगा तो आप जैसे आपका है क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 1, आप ये डालेंगे। और जैसे आपका एक के क्या पहला ऑप्शन जैसे सही है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पहला जैसे लिखे और फिर डाल दीजिए रामवृक्ष
नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। आप लिख दीजिए, बस इतना आपको करना है, पूरा नहीं लिखना है कि पूरा पूरा छापना है और फिर टिक लगाना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना बाबू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है त्यागपत्र किस विधा की रचना है। क्या कह रहा है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। त्यागपत्र किस विधा की है। त्यागपत्र आपकी उपन्यास विधा की रचना है। और ये है किसकी रचना, चलिए अब जान लेते हैं इसके बारे में। ये है किसकी, ये रचना है जैनेन्द्र कुमार की। किसकी, जैनेन्द्र कुमार की। देखिए जब ये चीज़ सब जानते हुए चलना है हमें, किसकी रचना है, जैनेन्द्र कुमार की। ठीक, फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 2 पे आ जाइए आप लोग। इस पे प्रश्न संख्या 2, ये देखिए वो जितने प्रश्न थे वो सारे प्रश्न 1 नंबर के आपके पूछे जाते हैं, 5 प्रश्न। अब इसके बाद आपका आता है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या है, 3 प्रश्न आपके रहेंगे प्रश्न 2 के अंदर, जिसमें से 2 कवियों के नाम और 2 जो है 2-2 नंबर के आएंगे। किसी भी 2 कवियों के नाम या उनकी 2 रचनाएं पूछ सकता है, एक कवि उनकी एक रचना, प्रवृत्तियां जो आपको बताई गई हैं, और है ना। तो अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है, का नंबर देखिए, कह रहा है रीति मुक्ति धारा की किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। रीति मुक्ति धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम। तो आपको मालूम होना चाहिए, हमने बताया था जब आपको हिंदी पद्य साहित्य गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे रीति मुक्ति किसमें, पद्य साहित्य में आता है। तो उसमें कौन है, आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, बताए थे ना आपको। रीति मुक्ति कौन से, आलम, ठाकुर, घनानंद। केवल आपको 2 लिखना है, मैं आपको कितने 3 बता दिया, लेकिन आपको लिखना कितने हैं, 2। ठीक, फिर आपका कह रहा है छायावाद की, खा नंबर कह रहा है छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, है ना। तो छायावाद की 2 प्रवृत्तियां आपको पढ़ाई गई होंगी, क्या, प्रकृति चित्रण और राष्ट्र प्रेम रहस्य। क्या है, प्रकृति चित्रण और ये तो आपकी पहली प्रवृत्ति हो गई प्रकृति चित्रण, और दूसरी क्या है, दूसरी प्रवृत्ति है आपकी राष्ट्र प्रेम रहस्य। क्या है, राष्ट्र प्रेम रहस्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका ग नंबर, उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तरायण कृति, उत्तरायण कृति के रचनाकार कौन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उत्तरायण कृति के रचनाकार कौन है, राम कुमार वर्मा। कौन है, राम कुमार वर्मा। कितना आसान, सब ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, ठीक है ना। जो भी आपको नहीं मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप प्लेलिस्ट पे जाके देखेंगे तो वहाँ सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो 5 नंबर का, ये 10 नंबर का आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, इसके बाद आपका आता है प्रश्न, तीसरे प्रश्न में क्या पूछता है, तीसरे प्रश्न पे पूछता है गद्यांश और उनके प्रश्नोत्तर। क्या पूछता है, ये देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के, किसी एक के दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किन्हीं एक प्रश्न, 2 दिया जाएगा, आपको 1 देना है। तो गद्यांश आप लोग देखिए पढ़ाया गया है, आप लोगों को गद्यांश पढ़िए, किस पार्ट से लिया गया है ना, उसको जानिए और उससे लिखिए। संदर्भ आपको लिखना बताया ही गया है। व्याख्या आपको जो रेखांकित अंश है, जितना अंडरलाइन किया हुआ रहेगा, ये देखिए जैसे अंडरलाइन किया गया है, ये है ना, ये अंडरलाइन किए हुए का, ये यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है ना, बस इतनी की आपकी व्याख्या लिखनी है। और फिर 3 प्रश्न इसमें पूछता है। तीसरा प्रश्न गद्यांश में भारत की, वो एक उससे प्रश्न पूछेगा, और इसमें आपको इसी जो आपका ये जो गद्यांश दिया हुआ है, ये पूरा इसी से देख के आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये आप लोग कर ही लेंगे। आपको वीडियो देखेंगे, आप प्लेलिस्ट पे देखिए, सब कुछ आपको संदर्भ प्रसंग सब कुछ लिखना बताया गया है,
ठीक, तो ये आप लोग कर लेंगे। दो पूछे जाएंगे, दो में से कोई एक आना चाहिए। ठीक है, फिर आप चौथा प्रश्न देखिए। चौथे प्रश्न में आपके काव्य के बारे में बात किया गया है और आपको काव्य में भी संदर्भ प्रसंग बताया गया है कैसे लिखना है। ठीक है, तो इसके बाद ये देखिए, इसमें भी दो रहेंगे, दो में से आपको एक करना है। ये देखिए आपको पढ़ाया गया है, सुनि सुंदर वैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दसैन, तिन्हें समुझाई कछु मुस्काए चली, तुलसी तहि अवसर सोहें सवें अलोकन लोचन लाहू अली। तुलसी, ये देखिए पहचानने की ट्रिक देखिए, ये तुलसी आ गया, जैसे तुलसी शब्द आया तो इससे आप समझ जाइए कि तुलसीदास वाले चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए विशेषकर। बाकी संदर्भ प्रसंग आप लोगों को बताया गया है। फिर आपका पांचवा प्रश्न क्या कहता है? पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न आपका आता है जीवन परिचय। ये देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। अब देखिए, जीवन परिचय आपको हमने बताया था ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जब आपको जीवन परिचय पढ़ाया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और वो एक माध्यम बताया गया था कि आपको लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो उसी माध्यम के अनुसार आप सारे जीवन परिचय केवल एक करना है, उनकी एक रचना का नाम लिखना है या एक रचना का उल्लेख करना है। उल्लेख का मतलब वो रचना किस चीज़ पर आधारित है, तो आपको 2 से 3 लाइन उसके बारे में बता देना है। ठीक, इसी प्रकार आपका ख नंबर में पूछेगा कवि का नाम। देखिए, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और सूरदास। अब इसमें आप देखेंगे तो मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा भी आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, मैं जितनी चीज़ें आपको बताऊंगा, क्योंकि समय हम लोगों के पास कम था, तो मैं जितनी चीज़ें बताया हूँ वही चीज़ें बताया हूँ जो पूछी ही जाती हैं। तो इसलिए आप लोग जो नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, वो आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, एक बार रिमाइंड कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। एक 1.5 घंटा समय देंगे आप पर डे, अभी भी आपके पास समय है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा सिलेबस है बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्नोत्तर संख्या 6 पे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में किसी एक, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। अब अनुवाद आ गया, हिंदी अनुवाद, ये संस्कृत की बात है, इसमें भी चलिए समझ लीजिए। कह रहे हैं मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, अस्माकं पूर्वजः मानव जीवन संस्कृतिं महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान् विचारान् च अदर्शयन् तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। इसमें आपको क्या करना है, इसका भी मैंने संदर्भ लिखना बताया है। इसमें प्रसंग आपको नहीं लिखना रहता है, संदर्भ लिखना रहता है। और संदर्भ में क्या, किस पाठ से लिया गया, ये आपके भारतीय संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत। और इसमें आपको करना कुछ नहीं है, इसमें अनुवाद चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक इसमें क्या बताया गया कि मानव जीवन को संवारना, उसके दोषों को दूर करना ही संस्कृत है, और हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया, वही सब संस्कृति है। तो ऐसे आपको अनुवाद करना है। ठीक है, अथवा में आपको जो है श्लोक दिया रहेगा, अथवा में श्लोक दिया रहेगा, या आप श्लोक का कर लीजिए। ठीक, फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में क्या कर रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में क्या ना आया हो। क्या है, जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मैंने आपको ये वाला प्रश्न भी करा चुका हूं मैं, इसका एक वीडियो है 5-7 मिनट का, उसमें मैंने 2 श्लोक बताए थे। एक जैसे आप कहोगे सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, है ना। एक इसको याद कर लीजिए, एक और कोई श्लोक याद कर लीजिए, क्योंकि 2 श्लोक आपको देगा नहीं, अगर प्रश्न पत्र में देता भी है तो 1 श्लोक देता है।
है ना। 2 नंबर आपका ये कहीं नहीं जाने वाला। ये जो आपका 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ये 2 नंबर आपके फिक्स हैं। सब कुछ देखिए पढ़ाया हुआ मॉडल पेपर में दे रहा है। ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया है मॉडल पेपर, और देखिए हमने आपको सब कुछ पढ़ाया है, कुछ भी छूटा नहीं है, ठीक है। चलिए फिर है आपका संस्कृत प्रश्नोत्तरी। क्या है? संस्कृत प्रश्नोत्तरी। तो संस्कृत प्रश्नोत्तरी में क्या है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से, ये ख नंबर वो का था, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। 2 नंबर का है, एक प्रश्न एक उत्तर का। तो इसमें क्या कह रहा है, 2 लिखना है। तो देखिए सबसे आसान, देखिए इसमें मैंने पढ़ाया क्या था, ये तीनों प्रश्न मैंने आपको, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे तीनों मैंने बताए थे। ये तीनों प्रश्न, ये जो आपके 3 प्रश्न हैं, इनके तीनों के उत्तर मैंने बताए हैं। मैंने 10 से 15 क्वेश्चन कराए थे आपको इम्पॉर्टेंट, की जो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसका भी एक वीडियो पड़ा हुआ है। तो मैंने बताया था आपको। इसमें देखिए कह रहा है लाभेन किम वर्धते, तो लाभेन क्या, लोभा वर्धते, लाभेन लोभा वर्धते, है ना। फिर इसके बाद है दुर्मुखा का आसीत, दुर्मुखा का आसीत, तो दुर्मुखा चांडाला आसीत, क्या, चांडाला आसीत। सारे प्रश्न आपको बताए गए हैं, देखिए सब कुछ। ग्रामीण ग्रामीणानाम कह उपहसत, तो क्या होगा इसका, ग्रामीणान एकह नागरिकः, क्या, एकह नागरिकः, नागरिकः उपहसत। ये देखिए सारे प्रश्न आपको कराए गए हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर आगे क्या है, आगे प्रश्न संख्या 8। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 8 में क्या, 3 प्रश्न ये आपको बताया गया है। देखिए करुण, देखिए जब सबसे पहले शुरुआत की गई थी क्लास की, तो क्या आपको रस ही पढ़ाया गया था। करुण अथवा हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है, और हास्य रस का हास। करुण रस का उदाहरण मैंने आपको बताया था, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोय। और हास्य रस का बताया था मैंने, शीश पर गंगा हंसय भुजंग भुजंगा हंसय, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। और हास्य रस का एक और बताया था, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, है ना। इसी प्रकार उपमा और रूपक अलंकार भी मैंने पढ़ाया है आपको, सोरठा और रोला छंद भी पढ़ाया है। तो ये आप लोग वीडियो देखिए। ये 6 नंबर का प्रश्न बहुत आसान है, क्योंकि इसके अलावा ये जो तीनों प्रश्न हैं आपके, ये का ख और गा में, ये जो अथवा में उपमा या रूपक पूछ लिया आपका, या सोरठा या रोला पूछ लिया, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो पूछेगा क्या। तो इसको बाबू तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देखिए एक बार वीडियो, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित उपसर्गों में, क्या कह रहा है, निम्नलिखित उपसर्गों में किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ये आपका कितने नंबर का पूछेगा, 3 नंबर का। एक एक शब्द बनाना है, और प्रत्येक शब्द बनाने का 1 नंबर है। तो जैसे चलिए देखिए बनाते हैं हम लोग शब्द। पहला क्या है, सु, सु से क्या बन जाएगा, सुगम। फिर क्या है, प्र, प्र से प्रख्याति। प्रतिकूल। उपकार। निर्गुण। अभिमान। अभिमान। ये लीजिए एक एक शब्द बन गए। और बना सकते हैं हम लोग, आपको केवल कितने, 3 शब्दों से बनाने हैं। मैंने सबके एक एक बना के दिखा दिया, और बाकी आपको और डिटेल में जानना है तो वीडियो देखिए, उसमें बहुत सारे बताए हैं मैंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात आती है प्रत्यय की। किसकी, प्रत्यय की।
प्रत्यय में क्या कह रहा है, ख नंबर, कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाइए। ये आपका ये भी 2 नंबर का है प्रश्न। तो इसको भी मैंने पढ़ाया था, प्रत्यय उपसर्ग एक साथ मैंने वीडियो दिया था आपको। जैसे आपका शब्द क्या है, ना, तो क्या होता है, बहाना। आप लोग बहाना बनाते हैं ना। पन, बचपन, आप लोगों का भी बचपन रहा होगा। एक, सामाजिक, अब आप लोग सामाजिक भी हो गए हैं, है ना। राजनीतिक, अब आप लोग राजनीति भी करने लग गए हैं, अभी चुनाव हुए हैं ना, तो क्या है, राजनीति है। और राजनीति में एक प्रत्यय अगर लग जाता है तो क्या हो जाता है, राजनीतिक हो जाता है। इसी तरह ई है, आप लोग राजनीति के चक्कर में मत पड़िएगा, पहले आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ई में क्या है, नगरीय, क्या हो जाएगा, नगरीय। ठीक, इस प्रकार से। फिर जो है आपका अगला है ग नंबर। ग नंबर पे क्या अगला प्रश्न देखिए, ग नंबर कह रहा है समास विग्रह कीजिए। क्या कीजिए, समास विग्रह कीजिए। अब समास विग्रह आपको पढ़ाया गया है ना, बताया ना, बताया है कि नहीं बताया है, बोलिए, कमेंट कीजिए। बताया गया है, आप प्लेलिस्ट पे जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। ये कितने नंबर का पूछा जाता है, 2 नंबर का, 2 का करना है। चलिए आपको हम तीनों बताते हैं। आपका पहला क्या है, राधा कृष्ण। क्या है, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण का क्या होगा, जब आप समास विग्रह करेंगे राधा कृष्ण का क्या होगा, राधा और कृष्ण। ये तो आप जानते ही हैं, राधा और कृष्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। क्या होगा, राधा और कृष्ण। और ये कौन सा समास है, आपको बताया था, जब और आ जाए, है ना, क्या आ जाए, और आ जाए, या बीच में क्या हो जाए, ये डैश होता है आपका, ये लग जाए, तो वहाँ कौन समास होता है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बताया गया है ना आपको। चलिए इसी बार अगला क्या है, अगला है आपका सप्तधान्य। सप्तधान्य, अब ये सप्तधान्य होता क्या है, सप्तधान्य अगर सप्त देखा जाए तो इसमें क्या, पहले तो संख्या की बात की, सप्त माने 7, धान्य माने अनाज, 7 प्रकार का अनाज जो होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, जौ, गेहूं, चावल, तिल, कंगनी और उड़द, मूंग। अब कहेंगे कंगनी क्या है, कंगनी म्यांमार और चीन में होता है, इसे चीनी बाजरा भी कहते हैं। जैसे अपने यहाँ बाजरा होता है, इसी तरह कंगनी को चीनी बाजरा कहते हैं। तो सप्तधान्य, सप्तधान्य क्या, 7 प्रकार का अनाज कह सकते हैं, 7 प्रकार का, 7 प्रकार का अनाज या धान, अनाज या अथवा धान। अब इसमें क्या है, इसमें कौन सा, अब संख्या लग गई तो कौन सा समास होगा, द्विगु समास। संख्यावाची विशेषण हो जहां, वहां पे कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है, बोले हाँ। कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये सब कुछ आपको पढ़ाया गया है। देखिए चौराहा आ गया, चौराहा, चौराहा, आप लोग चौराहा घूमने जाते हैं कि नहीं, चलिए अभी मत जाइएगा, एग्जाम हो जाए फिर जाइएगा घूमने, चौराहा जाइएगा, नानी के यहाँ जाइएगा, है ना। ठीक है, चौराहा का क्या होगा, 4 राहों का समूह। क्या, 4 राहों का समूह, जहाँ पे 4 राहें मिल जाती हैं उसे क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं, बोले हाँ। 4 राहों का समूह। अब यहाँ पे क्या, 4 शब्द आ गया, 4 क्या है, ये आपका संख्यावाची विशेषण है। तो जहाँ संख्यावाची विशेषण होता है क्या है, ये आपका संख्यावाची विशेषण है। क्या है, संख्यावाची
विशेषण है। क्या है? संख्यावाची विशेषण है। और जहाँ संख्यावाची विशेषण आ जाता है वहाँ क्या होता है? द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आपका समास हो गया। उत्थान और पतन, ये देखिए चौथा नंबर क्या है? एक और बचा है, उत्थान और पतन। उत्थान पतन, तो इसमें क्या होगा? उत्थान और पतन हो जाएगा, इसका कर लेंगे। और इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए आ जाते हैं तत्सम रूप में। तत्सम, तत्सम याद आ रहा है कुछ? जब हमने क्लास ली थी तो बताया था इसके बारे में। तत्सम, तत् माने उसके, सम माने समान, जो किसके समान हो? संस्कृत के समान हो, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो जैसे घर है, घर का क्या हो जाएगा? तत्सम। गृह, क्या हो जाएगा? गृह। इसी तरह मानुष है, मानुष का क्या हो जाएगा? मनुष्य। क्या हो जाएगा? मनुष्य। हे मनुष्य, आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। इसी प्रकार गांव है, गांव का क्या हो जाएगा? ग्राम। बोलते हैं ना ग्राम सभा। और चांद का? चंद्र, क्या हो जाएगा? चंद्र। चंद्र, ये आपके हो गए तत्सम रूप। लेकिन मैं आपको चारों बता दिया, लेकिन आपको करने क्या? दो ही करने। कोई दो आप कर सकते हैं, पहला दूसरा कर सकते हैं, दूसरा तीसरा कर सकते हैं, जो आपको आए। वैसे आना तो सभी चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ाया सब गया है। दो करने हैं और दोनों एक एक नंबर के हैं। ठीक है, चलिए अब पहुंचते हैं पर्यायवाची। क्या? पर्यायवाची। अंगा नंबर आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। कितने? दो दो पर्यायवाची लिखना है। और ये कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। तो चलिए, ईश्वर, ईश्वर का क्या होता है? भगवान। और ईश। इसी तरह कमल का, कमल का क्या होता है? पंकज नीरज तोयज अंबुज वारिज। पंकज नीरज तोयज अंबुज वारिज, तो क्या होगा? पंकज और नीरज। फूल, फूल का क्या होता है? पुष्प। सुमन, कुसुम। आपको दो दो लिखनी है, मैं 3 बता दिया। पुष्प, सुमन, कुसुम। इसी प्रकार जंगल, जंगल का क्या होता है? जंगल का विपिन, वन, वन, विपिन, उपवन। ये क्या? जंगल की पर्यायवाची। आपको दो दो लिखनी है, मैंने देखिए चारों की बता दिया, किन्हीं दो की दो दो करनी है। ठीक है, आपको पर्यायवाची बताई थी, जिसमें से आपको ये 3 पर्यायवाची मैंने आपको पढ़ाई है। जब मैंने आपको पर्यायवाची पे वीडियो दिया था, मैंने कहा था ना कि जितना बताऊंगा उसी में से ही पूछा जाएगा। आप लोगों को परेशान नहीं होना है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों इतना परेशान रहते हैं। अब आ गया संधि विच्छेद। क्या आ गया? संधि विच्छेद। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो का संधि विच्छेद कीजिए। क्या कीजिए? संधि विच्छेद कर दीजिए। ये देखिए, पहला ऑप्शन है आपका किन्हीं दो का करना है। पहला है प्रत्युत्तरम, प्रत्युत्तरम, तो क्या हो जाएगा? प्रति प्लस उत्तरम। फिर है स्वागतम, सुधन आगतम। अभी एक चीज आपको हम कॉमन चीज बताते हैं। पहले आप लोग संधि विच्छेद देख लीजिए क्या होगा। इति प्लस आदि इत्यादि। बोले हाँ। इसी प्रकार लाकृति का भी, लाधन आकृति,
लाधर आकृति, लाकृति ही है ना। और इसमें कॉमन चीज़ क्या है, देखिए आपको बताया था आपके सिलेबस में केवल एक ही संधि है। बोले हाँ, कौन सी संधि? यण संधि। जब यण संधि है तो 99.99% चांसेस यही कहते हैं कि यण संधि है तो यही पूछी जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं पूछना है। ठीक समझ रहे हैं ना बात को? अगर आपके सिलेबस में यण संधि है तो यण संधि ही पूछेगा, यण संधि के अलावा कुछ नहीं पूछने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि इसकी घुट्टी हम नहीं पिला सकते आपको। अब खा नंबर देखिए, खा नंबर में क्या कह रहा है, ये आपका खा नंबर प्रश्न है। इसमें कह रहा है मधु अथवा नदी, फल अथवा मति। ये चार में से पहले में से किसी एक का और दूसरे में से किसी एक का क्या करना है? चतुर्थी विभक्ति और द्विवचन का रूप लिखना है। किसका? चतुर्थी विभक्ति में द्विवचन का रूप लिखना है। तो ये तो आप लोग कर सकते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। फिर इसके बाद कह रहा है धातु रूप, धातु रूप भी पढ़ लीजिए। ये आपका एक किस चार में से दो करना है, एक एक नंबर का है, ये आपको 2 नंबर का है। किसी एक धातु का लकार, लकार पुरुष और क्या वचन का लिखना है, ये 3 में से किसी एक का। और आपका ये कै नंबर का है? 2 नंबर का। ठीक, तो ये आपको आप अपनी पुस्तक से देख लीजिए, इसे पुस्तक में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अनुवाद, अनुवाद करना है। प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, प्रयागा गंगा तटे स्थितः। तुम दोनों क्या करते हो? विद्या विनय से बढ़ती है, विद्या विनयम बढ़त। ये आपको ये अनुवाद आप लोग कर लीजिएगा। अनुवाद मैंने आपको बताए थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया था ना। ये आपको ये देखिए, ये अनुवाद और ये गंगा भारत की पवित्र नदी है, हमें माता पिता से सेवा करनी चाहिए, ये आपको मैंने बताया था। प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, ये भी शायद बताया था। आप लोग वीडियो देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सब चीज़ें पढ़ाई गई हैं। ठीक है, फिर आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11 पे क्या कह रहा है? निबंध लिखना है। निबंध लिखने की विधि मैंने आपको बताई थी, किस पे? कोरोना वायरस पे। इस पे मॉडल पेपर पे नहीं दिया है, लेकिन मैं 110% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके पेपर में कोरोना वायरस का निबंध ही आएगा, महामारी पे आएगा। ये नहीं कि नाम कोरोना वायरस ही दे दे, लेकिन ऐसा लिख सकता है कि विश्वव्यापी महामारी पे निबंध लिखिए, या कुछ भी ऐसा महामारी पे आएगा ही आएगा। 7 सेट आपके बनते हैं, 7 में कम से कम 3 सेट में पूछा जाएगा, ये गारंटी है। मैंने आपको लिखने की विधि बता दी थी, बाकी आप लोग इस पे पढ़ लीजिएगा। और मैं वैसे अभी आप लोगों को बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इस बारे में, लेकिन आप लोग स्वयं से भी देखिए। जब तक आप लोग स्वयं के विचार प्रकट करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप लोग अच्छे नंबर नहीं अर्जित कर पाएंगे। मैं तो आप लोगों को तरीका बताता हूं, लेकिन आप लोग भी सीखिए। ठीक है, फिर बात आती है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में क्या है? आपका पठित खंडकाव्य है। आप जिस जिले से हैं उस जिले में जो भी खंडकाव्य चलता है उसमें से किसी एक का उत्तर आपको देना है, जो चलता है उसी का उत्तर देना है आपको। ठीक है, तो ये आपका मॉडल पेपर था, इतने प्रश्न आते हैं। आपका पत्र पहले हुआ करता था, वो कैंसिल कर दिया गया है, इस बार सिलेबस कम कर दिया गया है। तो आप लोग क्या सीखते रहिए, ठीक है ना, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग घबराते बहुत हैं, एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम हुआ नहीं है कि खा डालेगा हमको। ठीक है, देखिए जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई 95% जितनी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई, इसमें से 95% मैंने आपको पढ़ाया था।
देखिए जिस प्रकार से हमारे पास समय कम था, उस समय को देखते हुए मैंने आपको जितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी सारी बताई थी। और वही देखिए बोर्ड ने जो एक मतलब प्रोफार्मा तैयार किया, एक मॉडल तैयार किया, उस पे देखिए कितनी 95+ हमको सब कुछ मिला जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो इस पे आप मतलब ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए जो लोग इसमें जो आपको दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पे आप देखेंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। जिस विषय पर आधारित प्रश्न है उसकी प्लेलिस्ट आप देखिए, आपको सारे प्रश्न, सारे नहीं तो मैंने क्या बताया कि 95% चांसेस हैं कि आपको 95% आपको सब कुछ मिलेगा मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट पे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों भी शेयर कीजिए, और वीडियो जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।